वो कॉकरोच, वो तिलचट्टे जो देश की कीमत पर हमारे मासूम बच्चों को गुमराह कर, भ्रमित कर देश में आगजनी, तोड़फोड़, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते थे। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। उनके सपने मिट्टी में मिल गए हैं। योगी की पुलिस ने एक एफआईआर क्या कर दी, ये गालीबाज तिलचट्टों वाली फौज की बुद्धि ठीक हो गई है, जो देश के प्रधानमंत्री को, हमारी सेना को, सुरक्षा कर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं सब कुछ नहीं करूँगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। जो हमारे देश को नेपाल, बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे थे, अब उनके कबूतर उड़ चुके हैं, क्योंकि छात्रों की आड़ में स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। विदेशी पैसों के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वालों को अब इस देश की जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि बचपन में गलतियां होती और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, देश में अघोषित आपातकाल है, ये सब बोल करके हमारे बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को गुमराह करके, उनको सड़कों पर उतार करके जो इस देश में वो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। दर्शकों, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी आपसे कहा था, ये चंद लोगों की भीड़ है, 10, 20, 30, 40, हद से हद 50,000 लोगों की भीड़, जो किसी के कहने पर वहां जंतर मंतर पर जाकर के वहां तांडव करने की कोशिश कर रही थी, जिनके मुंह से वो गालियां निकल रही थी। पूरा देश शर्मसार हो गया था। एक आक्रोश लोगों में था, लोगों में इतना गुस्सा था कि वो कॉकरोच, तिलचट्टे जहां लोगों को मिल जा रहे थे, उनकी कुटाई हो जा रही थी। क्या मेट्रो में, क्या रेलवे स्टेशंस पर, क्या कनॉट प्लेस पर, अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। दर्शकों, हम फिर इस बात को कहते हैं कि यह सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। गलत अगर कोई काम करता है तो उसको गलत ही कहा जाएगा, कोई सही काम करता है तो उसको सही ही कहा जाएगा। और इसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शीर्ष पदों पर हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को यह लगता था कि मोदी को हमने झुका लिया, अमित शाह को हमने झुका लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने झुका लिया, वो गलतफहमी में थे, वो मुगालते में थे, और यह साबित हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात एक और वीडियो जारी करते हैं दर्शकों। उसमें वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, जो गालियां लोगों के मुंह से निकली, पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन वो हमारे ही बच्चे हैं। हमें उन्हें सिखाना होगा, हमें आगे बढ़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश का भविष्य हैं। दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कभी हमारी जो जीभ वो दांत तले आ जाती है, खून निकल जाता है, लेकिन हम अपने दांत को तोड़ते नहीं हैं। जैसे जीभ हमारी है, वैसे ही दांत भी हमारे हैं, और ऐसे ही ये बच्चे भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि आओ बच्चों, हमारे साथ आओ, इस देश के विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए काम करो।
इस देश को तोड़ने वाले तत्वों के साथ में मत रहो। दर्शकों, आपको सुनना चाहिए पीएम ने क्या कहा, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वो गुमराह हैं, भटके हुए हैं, लेकिन इनको सही रास्ते पर लेकर के आना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस काम को करेंगे। और वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग जो योगी की पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, वो कॉकरोचों का सरदार अभिजीत दिपके वीडियो जारी करके ये कहता है कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली तो लोग देते हैं, बीजेपी के नेता भी देते हैं। अरे तो बच्चों को गाली देना सिखाओगे, उनको डिफेंड करोगे? आप समझिए, इनका खेल आप समझिए। बच्चों को समझ में आ रहा है कि हमने गलत काम कर दिया। कितनी वीडियोस अभी तक सामने आई। ये जो लड़की है रुचिका सिंह, इसको लेकर के सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि सबसे खतरनाक जो शब्दावली थी, जो भाषा थी, वो इसी की थी। अमर्यादित भाषा का जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ वो इसी के द्वारा किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये 25 साल की है। जिस सैलून में काम करती थी वहां अपना दूसरा नाम बताया, उन्होंने आधार कार्ड मांगा, वहां जमा नहीं कर पाई। कल रात इसकी वीडियो आती है, कहती है कि मुझे पता है, पूरे देश में गुस्सा है, मैंने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं। मैं फिर भी इस बात को कहती हूं कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। अरे ओ अभिजीत दिपके, कॉकरोचों के सरदार, तिलचट्टों के सरदार, थोड़ी बहुत शर्म बाकी है? ये बच्चे कह रहे हैं, उनको समझ में आ गया। और ये दिपके वहां बच्चों की यार्ड में अराजकता पैदा करना चाहता था। ये तिलचट्टा, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके दिमाग में अभी भी गलत फहमी है। अरे तुम योगी को टारगेट कर रहे हो, लखनऊ जाना है, जाइए लखनऊ, जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा, जाइए। लोग यही कह रहे हैं। दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस देश के बारे में सोचते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। उनके मन में दुख है। वो जो एफआईआर दर्ज हुई, वहां कोई भारतीय जनता पार्टी वाला कार्यकर्ता नहीं गया एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट की एक वकील साहिबा हैं, जिन्होंने वो वीडियो देख करके वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई, जो इस बात को कह रही हैं कि मुझे दुख हुआ, मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, वो इस गाली गलौज का प्रयोग करें। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिगड़ें, वो ऐसी भाषा को सीखें, उसे बोलें, मैं नहीं चाहती हूं। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। दर्शकों, हमने पहले भी आपको बताया, पहले दिन से इस बात को बता रहे हैं, ये लोग खतरनाक लोग हैं, इनकी जांच चल रही है। जिस दिन सरकार को वो पुख्ता प्रमाण मिल गया, आप याद करिएगा, नोट करके रखिएगा, ये जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, ये ऐसे गायब होंगे। इनकी हिम्मत नहीं है, ये धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं अपने घर आया हूं, मीडिया वालों मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने घर का खाना खाना चाहता हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं, बहुत काम कर लिया जंतर मंतर पर बैठ करके। नहीं, कितने दिनों तक भूखा रहा ये तिलचट्टों का सरदार, वहां क्या कुछ ये नहीं खा रहा था। जिस दिन वो भीड़ संसद की तरफ चली, केवल 100 मीटर की दूरी पर ये लोग पहुंच गए थे। दर्शकों, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हुए, उनको रास्ते से हटाते हुए,
अगर वहां पुलिस बल प्रयोग ना होता तो ये क्या करते? आप सोचिए ना, अगर ये संसद पहुंच जाते, क्या इज्जत रह जाती? क्या इज्जत रह जाती? ये जो विपक्ष के ठेकेदार हैं, जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके नैरेटिव गढ़ते हैं, नेगेटिव नैरेटिव, ये क्या करते? ये जीने देते हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को? ये जीने देते क्या? ये कहते किसकी लापरवाही है? उनको रोक लिया गया। यहां नेपाल नहीं बनने दिया गया, यहां बांग्लादेश नहीं बनने दिया गया। ये किसकी जीत है? ये हमारी जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जीत है। ये लोग क्या समझेंगे? ये क्या समझेंगे? दर्शकों, ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो गलत हो सकता था उसको रोका, हमने अपने बच्चों को समझाया। पिछले 12 सालों में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये उनका फॉल्ट नहीं, ये सड़े हुए सिस्टम का फॉल्ट है, उस नकल माफिया का फॉल्ट है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर के सरकार बिल लेकर के आई, वो कानून बन गया। जिन्होंने अपराध किए वो जेल में सड़ रहे हैं। सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्हें शिक्षा मंत्री से दिक्कत थी, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करता है। वो शिक्षा मंत्री वो मुगलों का, अंग्रेजों का महिमा मंडन नहीं करता है। उसने एक प्रयास किया कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में हमारे बच्चे जाने, तो इनको बुरा लगा। उसको हटाने के लिए ये पूरा भानुमति का कुनबा एक हो गया। जब इनसे नहीं हुआ तो फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर यह सिस्टम चलाया गया, क्योंकि छात्रों का मुद्दा था इसलिए सरकार झुकी। इससे पहले क्योंकि किसानों का मुद्दा था इसलिए सरकार झुकी। लेकिन आप बताइए, वो जो किसान तथा कथित किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में कितने किसानों को, कितनी जिंदगी बचाई आप लोगों ने? ये विपक्षी जो उस समय ठेकेदार बने हुए थे, कितने किसानों को आप मर्सिडीज गाड़ी में, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए देख रहे हैं। वो बेचारे तब भी मेहनत कर रहे थे, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। उनके भले के लिए कुछ हो जाना था। इन दलालों पर, जो बीच के ये मीडिएटर हैं, इन पर कार्रवाई होनी थी, क्योंकि उनकी दिनचर्या, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। इसलिए इन लोगों ने किसानों को भ्रमित किया। इसलिए ये पिछड़ों को, दलितों को ये गुमराह करते हैं। ये सरकार रहेगी, संविधान बचेगा नहीं, आरक्षण बचेगा नहीं, हमें वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। लोगों ने तब भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। एक झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई। यह इनका आखिरी प्रयास था, क्योंकि इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। चाहे सदन में जेपी नड्डा हो, वो इसी बात को कह रहे हैं। बाबा तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं कि इनके पास में, भाइयों बहनों, कोई मुद्दा नहीं है। ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? ये आज भी उन उपद्रवियों को, दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस के जवानों पर हमले किए, वहां आगजनी करी, तोड़फोड़ करी। 2873 लोग हैं, 2873। उनमें से 900 से ज्यादा ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। दर्शकों, गंभीर धाराओं में उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कल को प्रधानमंत्री का मांगोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मांगोगे, नहीं ले पाओगे इस्तीफा। आप समझिए, बच्चे हैं, बच्चे भटके हैं, बच्चों को समझाया जाएगा, माता पिता ये काम करेंगे। अब जो दर्शकों, कृपया, मेरे शब्द कुछ ऐसे होते हैं, किसी को बुरा लग सकता है, जो इस देश के भले के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, देखिए वो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन जिनको परवाह है, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उन्हें बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारे माँ बाप ने हमको बताया था, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, यह पाप है। दर्शकों, ऐसे ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो संस्कार जरूरी होते हैं।
उन संस्कारों की जरूरत है। दर्शकों, यही कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने 3 से 4 दिन पहले एक भाषण में यही कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों को सही दिशा में लेकर चलना है तो छात्रों को आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में बताना पड़ेगा। योगी ने कहा था, छात्रों के लिए यह प्रयास पहले दिन से करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार ना बने, यह हमें तय करना होगा। सुनिए क्या कहा था बाबा ने। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। अब यही वो लड़की रुचिका सिंह जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि इसको माफ नहीं करना चाहिए। देर रात इसकी वीडियो आती है दर्शकों सबके सामने, और ये वही जो मैंने आपको कहा कि मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं, मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं। अब कुछ लोगों को यह लगता है कि ये एक ड्रामा है, कुछ लोगों को यह लगता है कि नहीं भाई माफ कर देना चाहिए, क्योंकि दर्शकों जो अभी तक इसके बारे में पता चला, ये जो नीट प्रोटेस्ट, वो फेक नीट प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को अभद्र भाषा यूज करने वाली रुचिका सिंह, इसके कई नाम हैं, जिस पार्लर में नाखून काटने का काम सीखने गई थी वहां अपना नाम मेंसिल जैन बताई थी। आधार कार्ड मांगे जाने पर यह फरार हो गई। यह संदिग्ध महिला है, लोग इसके बारे में कह रहे हैं। क्यों सौरभ दास इसका बचाव कर रहे हैं? क्यों सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता, उसके मुखिया इसका बचाव कर रहे हैं? लोग इस बात को कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि ये जो सैलून के मालिक हैं उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि ये नीट की अभ्यर्थी नहीं थी, वो सिर्फ यहां काम सीखने के लिए आती थी, और रुचिका को कड़ी से कड़ी सजा देने की इन्होंने मांग की। ये भी इस बात को कह रहे थे कि वो नाबालिग, क्योंकि आधार कार्ड जब मांगा गया, कोई प्रमाण मांगा गया, इसके पास था ही नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए एफआईआर दर्ज जब हो गई है तो। एक और दर्शकों, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सपना हरजानी, ये प्रोटेस्ट के दौरान इसने भी बहुत कूल पोस्ट दिया था एक। अब जब एफआईआर हुई तो फिर रो रही है, कह रही सौरभ दास कहां हो, दीपके ठाकरे कहां हो, हमने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, अब तुम हमारे लिए लड़ो, हम घबराए हुए हैं। ये सब कुछ चल रहा है इस देश में। वही लोग बता रहे हैं कि बिफोर आफ्टर, हमने कई वीडियोस आपको दिखाई दर्शकों की, पहले लोग क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं। ऐसे काम करने क्यों जब बाद में आपको माफी मांगनी पड़े? अरे ठीक है भाई, कहा सुनी किसी से हो गई कहा सुनी, कभी गुस्से में इंसान कुछ कह देता है, लेकिन वो उसी से कहता है कि जिसके साथ उसके रिश्ते हैं, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, उसके बारे में हम गलत क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? और गलत बोलेंगे तो क्या इतना बोलेंगे कि बाद में हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़े? अरे अपना ठीक रखो हिसाब किताब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा कि आओ बच्चों मिलकर के काम करते हैं इस देश के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, लोग यही कह रहे हैं इनके बारे में कि प्रधानमंत्री जी बस एक ही सवाल है, किस मिट्टी के बने हैं आप? मतलब यह कैसा लगाव या प्रेम है? इस देश के अपने और अपनी माता जी को भी गाली देने वालों को आपने माफ कर दिया, यह महानतम है। और है दर्शकों, महानतम है। मोदी तानाशाह होता, मोदी हिटलर होता, जो मोदी को कहा जा रहा है, देश में अगर अघोषित आपातकाल होता, बच्चे हो क्या हो, क्या जेल के भीतर होते भाई, सबके प्रावधान हैं। जाइए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, जेलों में सड़ते रहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक पहल करी है। प्रधानमंत्री ने इस देश की जेनजी को खासकर जो सुझाव दिए हैं अभी तक, उनके साथ वो जो सीधे इंटरेक्ट हो रहे हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये रील का जो माध्यम है,
इससे पहले प्रधानमंत्री को कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री को लगा कि भाई ये जो जेनजी है ये रील वाली जेनजी है, इनको रील के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा, इसलिए प्रधानमंत्री रील बनाने लगे हैं। कुछ लोगों को उससे भी दिक्कत है। देखिए, जिनको दिक्कत है उनकी दिक्कत वो कभी दूर होने वाली है नहीं, क्योंकि उनके बारे में इस देश की जनता सोचती नहीं है। वो लोग हैं जो सनातन का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते आज वो इस देश का विरोध करने लगे हैं, इसलिए इस देश की जनता उनसे कट चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, कहते हैं कि मोदी जी की तानाशाही देखी आपने? देख लो भाई, जो मोदी जी को तानाशाह बताते हैं वो मोदी की तानाशाही देख लो। अशोक श्रीवास्तव हैं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, गजब के तानाशाह हैं भाई नरेंद्र मोदी, गजब के हैं। मतलब जो उनको, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दे रहे हैं वो भी। दर्शकों, उसमें भी कई फॉर्मेट हैं गालियों के भी, ऐसी जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी गालियां दी गई, मोदी ने फिर भी कह दिया कोई बात नहीं, मैं सबको माफ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बच्चों मुझे बताओ क्या दिक्कत है, मैं दूर करूंगा। एक गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ ना। मां बाप नहीं सुनते हैं, मुझे बताओ, भेजिए, सुझाव भेजिए। वो जो रिफॉर्म कर रही है सरकार, जो टास्क फोर्स बनाई है, वो जो सुझाव मोदी को भेजे गए हैं उन पर काम करेगी। क्या जरूरत है, वक्त की मांग क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये कॉकरोचों का सरदार, ये बकवास आदमी, ये बोलता है कि सरकार जो बिल लेकर के आई है उसमें तो जो पेपर लीक हो गया उसके बाद की कहानी है, रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अरे मूर्ख, रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको शामिल किया गया है। जितना तू सोच नहीं सकता वो सपने में वो सब कुछ सोच लेते हैं। वो सुझाव देंगे तो वो बताएंगे। ये देश में दो कानून नहीं है, एक ही कानून है, उसी से चलेगा, सबके ऊपर वही लागू होता है। इसलिए ये देश की जनता तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है, ये तुम्हारे चक्कर में पड़ेगी नहीं। तुम्हें नेता बनना है, बनाएगी इस देश की जनता तुम्हें नेता, देखना भी। लोग यही कह रहे हैं कितना बड़ा दिल है आपका प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने आपकी मां को गालियां दी, जिन्होंने आपको ना जाने क्या क्या कहा, आपने उनको माफी दे दी। शायद इसीलिए ये देश विरोधी ताकतें कभी आपसे पार नहीं पाती हैं, वो कभी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यही कह रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि जो जेनजी आज वीडियो बनाकर, हाथ जोड़कर, रोकर माफी के वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि दोस्त ने कुछ खिला पिला दिया था, वहां बाकी लोग नारे लगा रहे थे, उनको देखा देखी हमने भी नारा लगा दिया, अलाना फलाना ढिकाना। उन्हें इतना ही कहूंगा, दिमाग की बत्ती जलाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। जिंदगी आपकी है, सोशल मीडिया पर आपके डिजिटल फुटप्रिंट जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए इतना भी अनफिल्टर्ड मत होइए कि बाद में मुंह छुपाकर जीना पड़े। लोग इसी बात को कह रहे हैं। दर्शकों, हम भी तो यही कह रहे हैं पहले दिन से कि बच्चों, यहां आपको अपने विवेक से काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये अभिजीत दिपके, ये अब इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं दर्शकों, उनके निशाने पर है। अर्नब गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले दिन से इसी, जो हम कह रहे हैं वो पहले दिन से इसी बात को कह रहे हैं कि ये देश विरोधी एजेंडा है, हमें समझदार होना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो उन कॉकरोचों को बिठा करके उनके इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्युलर दिखने की जो आदत है वो खतरनाक है। अरे क्यों इनको मंच देना, क्यों इनके भाव बढ़ाने हैं? ये कौन लोग हैं? इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपने देखा जंतर मंतर पर कि इन्होंने क्या करवाया, ये क्या करना चाहते थे उस दिन सार्वजनिक रूप से। अगर वो अभिजीत दिपके जो छुपा रहा वो पूरे प्रोटेस्ट में, उस दिन मैं 20 जुलाई की बात कर रहा हूं, आपको कैमरों पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। अरे नेता बनने चला था, उन बच्चों को लीड करता। जब तू उनको संसद भेज रहा था, सबसे आगे अपने आप चलता। नेता सबसे आगे चलता है, वो पीछे नहीं छुप करके रहता है कहीं, क्योंकि उसको पता था कि वहां जाएगा तो ये नप जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब करना था। अब ड्रामेबाजी चल रही है, नौटंकी चल रही है। ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए, गाली देना कोई पाप नहीं है,
अरे सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। यही कहा अर्नब गोस्वामी ने, ये अभिजीत दिपके, उसकी औकात हमने दिखा दी है। हमारे सुरक्षा बलों और जो गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं का अपमान ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कान पकड़कर माफी मांगे दिपके, फिर हम राष्ट्रवादी तय करेंगे कि तेरा कानूनी इलाज हमें कैसे करना है। ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। एक मीडिया संस्थान का मालिक इस बात को कह रहा है। किसी को बुरा लगता हो लगे, दर्शकों जो राष्ट्रवादी लोग होंगे उनको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भाई वो देश विरोधी हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, लगेगा पता। भाई साहब समय आने दीजिए। दर्शकों, झारखंड जल रहा है, बच्चे सड़कों पर हैं, वहां ये वामपंथी, ये तथाकथित पत्रकार, ये विपक्षी नेता, वहां कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है उनकी सुध लेने के लिए। आपने कितनी खबरें देखी टीवी पर, कितने डिबेट्स हुए अभी तक। वो मीडिया चैनल जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, सेक्युलर, हम तो सबकी आवाज हैं जी, हम तो पक्ष की आवाज हैं, हम तो विपक्ष की आवाज भी उठाते हैं। उठाते रहिए, महफिल कोई और लूट करके ले जाएगा, आप बने रहिए सेक्युलर। कितने डिबेट्स कराए झारखंड के ऊपर, कितने डिबेट्स कराए पंजाब के ऊपर, कितने कराए, कितने लोगों को बुलाया, कितनों से सवाल पूछे। ये समझते हैं कि यहां ड्रामेबाजी, नौटंकी ये ऐसे ही चलती रहेगी। वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, वो तुम्हें भी गोदी ही बताते हैं। तुम लेते रहो उनके इंटरव्यू, बुलाते हो ना उनको, विपक्षियों को, वो तुम्हें गोदी ही बताएंगे। तुम जब उनसे सवाल पूछोगे वो तुम्हें गोदी बताएंगे। वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे उनके चेले चपाटे हों। ये अभिजीत दिपके ये कह रहा है कि क्या गलत किया, क्यों एफआईआर होनी चाहिए, गाली देना कोई पाप है। अखिलेश यादव जैसे नेता क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले का इनका ट्वीट है, भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है। यह बात और है कि भाजपा के संगी साथियों ने औपनिवेशिक सत्ताओं के आगे माफी भी मांगी थी और बड़ी वफादारी के साथ निभाई भी थी। अखिलेश यादव देखने के लिए गए थे। ये एक जनपद एक माफिया देने वाले लोग, प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग, हिंदू त्योहारों पर ग्रहण लगाने वाले लोग। दर्शकों, सावन का महीना शुरू हो गया है। कावड़िए भोले के भक्त हरिद्वार से जल उठा करके बम बम भोले बोलते हुए अपने घरों के लिए निकल लिए हैं। कोई रोक सकता है क्या? इन्होंने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, इन्होंने जन्माष्टमी के आयोजनों पर रोक लगा दी थी, इन्होंने रामनवमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, इन्होंने दुर्गा माता के पंडालों पर रोक लगा दी थी। ये व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर रोक लगाते थे, उनमें आगजनी करवाते थे। ये वो लोग हैं। कितने दंगे हुए 2012 से 2017 के बीच में। ठीक है, मान लिया भाई, पहले तो आपके पिताजी मुख्यमंत्री बना करते थे, वो एक अलग जनरेशन थी। आप तो बाहर विदेश में पढ़ करके आए थे, आपको तो इतना सेंस होना चाहिए था कि प्रदेश ये दंगों से, कर्फ्यू से नहीं चलता है, प्रदेश चलेगा निवेश से। कितना निवेश आता था, कितनी पर कैपिटा इनकम थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की, आज कितनी है, कितना रिवेन्यू सरप्लस है। आपने तो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। आज 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश के पास में। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, सबसे ज्यादा मेट्रो जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में, भारत की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में है। क्या तुलना करोगे, किस बात की तुलना करोगे? ये घबराए हुए हैं, तभी वो पप्पू यादव जैसे लोगों को ये भगवा का अपमान करने के लिए संसद में भेजते हैं। ये लोग ये इसी काबिल हैं, ये यही कर सकते हैं बस। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।